तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का वन शॉट। वन शॉट का क्या मतलब है? तो आपके फर्स्ट सेमिस्टर में एक पर्टिकुलर बुक आती है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सब्जेक्ट है। तो इस पूरे जितनी भी देर की होगी, आई थिंक 1.5 घंटे या 2 घंटे की वीडियो होगी। तो इस 2 घंटे की वीडियो में आप फर्स्ट सेम की कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे। सारे हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों। तो अगर आपका एक्सटर्नल नंबर जो भी 80 मार्क्स का होगा ये सब्जेक्ट, तो उसमें कम से कम आप 70 से 75 नंबर एग्जैक्ट देखोगे इस पूरी वीडियो से, जो भी इस वीडियो में कंटेंट कराया जाएगा। और बच्चों की क्वेरी थी कि सर थोड़ा हिंदी में भी बताइए, तो हिंदी में भी हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा ये चैनल है चरक मेडिकल क्लासेस। यहाँ पर बी फार्मा, हम यहाँ पर बी फार्मा की एंड नेक्स्ट डी फार्मा का जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट कराते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज वे में, थियोरेटिकल में, लॉन्ग टाइप में। एंड नीट लेवल की केमिस्ट्री कंप्लीट है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलो। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का अगर आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट कुछ भी क्या करोगे कि सब हर चीज़ का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने से पहले उसका सबसे पहले सिलेबस उठाओ। तो सिलेबस में देखो अब तक आपकी टोटल कितनी यूनिट है? टोटल है 5 यूनिट, है ना? 5 यूनिट है। तो हम पर्टिकुलर यूनिट में देख लेते हैं एक जनरली कि कौन कौन से हमारे टॉपिक कवर होंगे। तो देखो बच्चों, डेफिनेशन, स्कोप। डेफिनेशन क्या है? अगर आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पहले तो किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डेफिनेशन ही होगी। जैसे डेफिनेशन मतलब एनालिसिस को हिंदी में बोलते हैं परीक्षण, टेस्टिंग टाइप, है ना? तो अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या बी फार्मा कोर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 2 पार्ट में 2 जॉब जो होंगी, आप 2 जगह कर सकते हो जनरली। एक इंडस्ट्री में जहाँ पर मेडिसिन बनती हैं और एक किस में? हॉस्पिटल में। तो हम इस सब्जेक्ट के बारे में इंडस्ट्री रिलेटेड सब कुछ जानकारी देखते हैं, क्या क्या टेस्टिंग होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसे। ठीक है, और किसकी? फ्रीज कूलर किसकी टेस्टिंग? अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं तो केवल हम बात करेंगे मेडिसिन की। ठीक है बच्चों, केवल मेडिसिन की। तो फर्स्ट यूनिट में देख लेते हैं। देखो, कंसंट्रेशन, ठीक है, एरर, एक्यूरेसी, फार्मेकोपिया और लिमिट टेस्ट, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। यूनिट 2 में क्या होगा? एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, इंडिकेटर एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन का सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है वाटर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्वस टाइट्रेशन भी बोला जाता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मीन्स क्या है? इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट जिसमें रिएक्शन होगी, इसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता। क्या होता है? वाटर नहीं होता। तो क्या होता है? जैसे H2SO4 में कुछ रिएक्शन होती हैं और किस में होती है? एसीटोन में होती हैं। तो वो आगे हम एक बार देखेंगे बच्चों। यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट 3 में हमें पढ़ना है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है, जिसमें क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है, सिंपल। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। देन ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। चलो, यूनिट 4। यूनिट 4 का मतलब क्या है? एक मिनट, हम येलो कलर ले लेते हैं। यूनिट 4 का मतलब क्या है? रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स मतलब क्या है? रिडॉक्स का मतलब, रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन, और OX का मतलब है, बोलो, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या क्या है? एक तो कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन में। एक होगा सेरेमेट्री, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, और रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। तो ऐसे ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिडॉक्स टाइट्रेशन, सेरेमेट्री मेथड पढ़ेंगे इसमें मेनली, जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, यूनिट 5 जो लास्ट यूनिट है वो कंडक्टोमेट्री है ना, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन है। देन नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियोमेट्री। और क्या है? मेथड टू डेटरमाइन एंड पॉइंट इन पोटेंशियोमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। ठीक है बच्चों। देन पोलेरोग्राफी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा शायद बहुत स्पीड बोल रहे हैं सर, बट आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि हम ये 2 घंटे में कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं। सपोज करो आप इसको ही कंप्लीट कर लेते हो तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर प्रॉपर वे में। तो यूनिट 1, हम यूनिट 1 शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? यूनिट 1 डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन किसकी? फार्मास्यूटिकल
एनालिसिस की। तो बताओ डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है आपको? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैंने क्या बताया? मैंने बताया एनालिसिस का मतलब होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब परीक्षण करना। और परीक्षण किसका करना है? किसकी टेस्टिंग करनी है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात, यानी कि जो आप मेडिसिन लेते हो, खाते हो, उन मेडिसिन की बात हो रही है, उसकी टेस्टिंग करना। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ए ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर आपको मैंने कहा इस मेडिसिन की टेस्टिंग करना, तो आप क्या कॉपी पे लिख के थ्योरी बना सकते हो इसकी? नहीं, इसको प्रैक्टिकल ही तो टेस्टिंग करोगे ना। इसके जितने भी पैरामीटर होंगे हम प्रैक्टिकली। तो ये एनालिसिस कौन सी कैटेगरी की केमिस्ट्री है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। डैट इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन, डेटर्मिनेशन, एक मिनट, डेटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन। अच्छा, इनका क्या मतलब है थोड़ा सा हम देख सकते हैं। तो देखो एक एक पॉइंट देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डेटर्मिनेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? जैसे सपोज करो, आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो मुझे बताओ आइडेंटिफिकेशन क्या है? आप बताओ। आइडेंटिफाई करना। सपोज करो फर्स्टली, जैसे हमने आगे पढ़ाए भी थे लिमिट टेस्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कुछ भी चीज़ का? मैं आपसे पूछूं कि आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है? आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि फर्स्ट पैरामीटर चेक करना। फर्स्ट पैरामीटर चेक करना। तो फर्स्ट पैरामीटर कैसे कर सकते हैं? सपोज करो मैंने एक कोई भी सैंपल लिया और मुझे ये चेक करना है कि, मान लो ये वाटर ही लिया, मुझे ये चेक करना है कि इसमें क्या क्लोरीन है। वाटर में कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल्स होते हैं और भी कंपाउंड। ये क्या क्या होते हैं? जैसे मैग्नीशियम, क्लोराइड, इस तरह के बहुत सारे होते हैं ना कंपाउंड। तो मैंने देखा क्लोरीन है इसमें, तो मैं एक जनरली इसकी रिएक्शन कराऊंगा सिल्वर नाइट्रेट से। तो इसका जो क्लोरीन है और इसका सिल्वर है, किसका प्रेसिपिटेट बना लेगा? AgCl का। तो हमें एक आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें क्लोरीन था। अब समझ में आ गया? तो एक जनरल फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब देखो, अब एक और पॉइंट है क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो क्वांटिफाई करना, तो क्वांटिफिकेशन एंड, ये ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन हम पता लगाते हैं कैसे प्यूरिफाई होता है, उसमें कितने % प्योरिटी है। इनके कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप एनालिसिस सेकंड में पढ़ोगे, जैसे HPLC, GC, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो उससे हम मॉइस्चर चेक कर सकते हैं। मॉइस्चर मतलब, अब सपोज करो पैरासीटामोल टैबलेट है और उसमें 98 mg पैरासीटामोल है और 2 mg है उसमें वाटर। तो हम क्या ये एक तरह से इम्प्योरिटी नहीं हुई? ठीक है। तो एक तरह से हमें पता होना चाहिए कितना प्यूरिफाई है वो, मतलब कितनी उसकी पर्टिकुलर प्योरिटी है। क्वांटिफिकेशन से क्या मतलब है? क्वांटिफाई मतलब कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे पैरासीटामोल है, सिट्राजीन है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना कि इस पैरासीटामोल हम कितने mg ले रहे हैं? 500 mg। तो उसमें क्या क्या इम्प्योरिटी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। सिट्राजीन सपोज करो हम ले रहे हैं 20 mg या 25 mg, जितने भी mg, तो उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे ना कि उसमें कितना सिट्राजीन एग्जैक्ट है, कितना और कंपाउंड मिले हुए हैं। चलो, ये एक आपने शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ लिया। अब बच्चों हम देखेंगे स्कोप। एक मिनट बच्चों, तो हम पढ़ते हैं स्कोप क्या है। तो स्कोप क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये आप जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ रहे हो, ये समझ लो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ठीक है। तो एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के 2 टाइप से चलते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। चलो हम थोड़ा सा डिटेल में, मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट से क्वालिटेटिव से बता देता हूँ क्वालिटेटिव क्या है। चलो बच्चों तुम बताओ क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है? मुझे बताओ क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फ़र्क है। देखो क्वालिटी क्या है, सपोज करो एक बीकर है, ठीक है, या बाल्टी कह सकते हो इसे, बाल्टी बोलो चलो, ये है बाल्टी, ठीक है। इसमें है मिल्क, कितना? 5 kg, ठीक है। एक दूसरी बाल्टी है, इसमें है मिल्क, कितना? 5 kg, ओके। मैंने इसमें थोड़ा सा, ये वर्ड यूज़ किया मैंने, थोड़ा सा पानी मिलाया, तो मुझे बताओ ये मिल्क क्या हो गया? इम्प्योर हो गया ना।
विशुद्ध हो गया, इम्प्योर हो गया, है ना, प्योर तो नहीं रहा ना, पानी है। इसमें मैंने 200 ग्राम पानी मिलाया तो ये भी इम्प्योर हो गया, ठीक है। क्वालिटेटिव से आपको ये पता चलता है कि इसकी क्वालिटी खराब हो गई है ना, मतलब क्वालिटी कम हो गई इसकी। क्वांटिटी से ही पता चलता है कि इसकी क्वालिटी तो कम हो गई है, ठीक है, मगर इसमें कितनी एग्जैक्ट क्वालिटी कम हुई उसका परसेंट हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अब सपोज करो यहाँ पे हमने 100 kg था मिल्क और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, तो हमें पता नहीं कितना इम्प्योर है, मतलब हम तो ये बोल रहे हैं ना, इसकी क्वालिटी को बोल सकते हैं हम, क्वालिटी ख़राब है। क्वांटिटी में मान लो 98 kg क्या था, 98 kg था हमारा मिल्क, और 2 kg हमारा मिला दिया हमने पानी, तो हम ये बोल सकते हैं 98% मिल्क प्योर है। यही तो मतलब है ना इसका। तो क्वांटिटी में एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाती है प्योरिटी की या फिर इम्प्योरिटी की, ठीक है बच्चों। चलो अब मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, तो हमें मेथड ऑफ एक्सप्रेस करना है कंसंट्रेशन को। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन मतलब, अच्छा कंसंट्रेशन क्या क्या मतलब होता है, हिंदी में शायद बोलते थे हिंदी वाले बच्चे अगर हो तो सांद्रता, तो कंसंट्रेशन से क्या मतलब है, कंसंट्रेशन से ये मतलब है, मैं आपको नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आपने घर में एक गिलास में या किसी भी चीज़ में कंटेनर में आपने बनाना है, सपोज करें नींबू का जूस बना, मतलब शिकंजी बनानी है, सॉरी, ठीक है, शिकंजी हमें बनानी है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आपने पानी लिया कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में और उसमें क्या डाला आपने, उसमें डाला आपने शुगर के मॉलिक्यूल, है ना, शुगर डाली, ठीक है, प्लस नींबू डाला, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा पानी लिया था, सपोज करो 1 लीटर पानी लिया और उसमें शुगर डाली आपने 2 चम्मच, ठीक है। अब ऐसा ही सेम लिया सब कुछ, पानी भी 1 लीटर लिया, सब कुछ 1 लीटर ही लिया, और इसमें 4 चम्मच चीनी डाली, 4 चम्मच चीनी शुगर के मॉलिक्यूल, तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ना, तो बस समझ गए। अब ऐसे ये भी समझ सकते हो विस्कोसिटी टाइप, इसकी ज़्यादा होगी। मीठा कौन ज़्यादा लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। तो अब ये तो था हमारे डेली लाइफ में कि हम कैसे पता लगाएं कंसंट्रेशन कैसी है, ठीक है। मगर अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एक कंटेनर है और उसमें पैरासीटामोल यूज़ हो रहा है या उसका सिरप बन रहा है, पीसीएम पैरासीटामोल का, सिट्राजिन का, किसी का भी सिरप बन रहा है, तो उसकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एग्जैक्ट ही होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ही होनी चाहिए, वहाँ पर एरर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 2 चम्मच 3 चम्मच नॉर्मल लाइफ में, वहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेशन को मीज़रमेंट करने के लिए कुछ पैरामीटर हैं, वो हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर है उसका मोलरिटी। तो मोलरिटी का क्या मतलब है कि पर्टिकुलर उस सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो केमिस्ट्री होगी हमारी, केमिस्ट्री को हम किस में डिनोट करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन मोलरिटी में। ये नहीं कि 2 चम्मच चीनी डाल दी, 2 चम्मच पैरासीटामोल डाल दिया 100 kg में, ऐसे नहीं बोलना, मोलरिटी वहाँ पे तो एग्जैक्ट होगा ना पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बार मोल्स की डेफिनेशन बताओ मुझे, मोल्स की क्या थी। मोल्स है मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल कहलाता है। और 1 मोल का मतलब, अगर जैसे मैंने बताया बच्चों 1 मोल क्या है, मैंने पूछा कि अच्छा 1 मोल मुझे चाहिए सेब, तो बच्चों बताओ 1 मोल सेब का मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सेब होता है या नहीं होता, ठीक है। मैंने कहा मुझे चाहिए 1 मोल्स बनानास, केले, तो इसका मतलब होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बनानास, केले। यानी अगर मैंने कहा 1 मोल सोडियम चाहिए, तो इसका मतलब 1 मोल सोडियम एटम चाहिए, तो उस 1 मोल में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम के एटम होंगे। तो समझ गए मोल क्या होती है, मोल क्वांटिटी होती है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, अगर कोई आपसे कहे कि 1 मोल्स वेट कर लो वेइंग बैलेंस पे, सपोज करो ये वेइंग बैलेंस है और इस पे 1 मोल करना है, और मैंने कहा चलो NaOH का कर लो 1 मोल, क्योंकि अब सपोज करो मोलरिटी में 1 मोल आ रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप कितना लोगे 1 मोल। मैंने कहा कि 1 मोलरिटी बनाओ, तो 1 मोलरिटी का क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर का सॉल्यूशन। तो 1 मोल कितने होंगे,
तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि जो भी आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा, एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल में, या अपनी लाइफ में कहीं पर भी कहीं भी क्वेश्चन आता है 1 मोल, तो आप बताओगे सर 1 मोल का मतलब होता है उसका मॉलिक्यूलर, एक मिनट, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब Na का कितना है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो कितना हो गया 40। तो आप 40 ग्राम वेट कर लो और 1 लीटर के सॉल्यूशन में मिला दो तो आपका 1 मोलर बन जाता है सॉल्यूशन, जो कि केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फार्मा में हमें मोल से मतलब है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, तो परसेंटेज तो हम नॉर्मल लाइफ में पढ़ते आए हैं। आपके सपोज करो आपका फिजिक्स का 12th में या केमिस्ट्री के 12th में आपके मार्क्स आए थे 100 में से 80, तो आप क्या बोलते थे, कितने परसेंट है, 80% बस। तो 100 में से कितनी चीज़ है वो चीज़, वो उसकी परसेंटेज है। परसेंटेज को हम किससे मेजरमेंट करते हैं, 100 के अकॉर्डिंग। तो कितना है 100 के अकॉर्डिंग, उसमें कितनी चीज़ है वो हम उससे मेजरमेंट कर लेंगे। तो मास परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट जो आपका ग्राम में दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो ग्राम में दिया हुआ है, उससे आप यहाँ पे इंटू 100, तो उससे आप पता लगा लोगे कितना मास परसेंटेज है। जैसे ऐसे ही सिंपल एग्जाम्पल समझ लो। सपोज करो सॉल्यूट है हमारे पास ग्राम में 2 ग्राम, ठीक है बच्चों, और सॉल्यूट है NaCl का, है ना 2 ग्राम, और मैंने सॉल्वेंट उस 2 ग्राम NaCl यानी नमक को मैंने सॉल्वेंट लिया 98 ग्राम, मैंने 98 ग्राम सॉल्यूट लिया, 98 ग्राम सॉल्वेंट लिया, और वो क्या लिया, वाटर। यानी कि आप कह सकते हो एक बीकर लिया, उसमें मैंने 98 ग्राम पानी लिया, वाटर लिया। अब ये मत कहना 98 ग्राम सर कैसे मेजरमेंट होगा, वेइंग बैलेंस पे हो सकता है ना, ये बीकर लिया, टेयर कर दिया, उसमें 98 ग्राम वाटर मिला दिया। अब इसमें मैंने +2 ग्राम NaCl मिलाया, ठीक है, ये मिलाया, ठीक है। अब मुझे बताओ NaCl का परसेंटेज टोटल कितना हो गया, टोटल तो 98 + 2, टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, सॉल्यूशन 100 हो गया ना। तो 100 में कितने ग्राम NaCl है, NaCl 2 ग्राम है, तो 100 में 2, इसका मतलब मैंने वही बताया था कि 100 में मान लो फिजिक्स में 80 नंबर हैं तो 80%, तो 100 में 2, तो NaCl का कितना परसेंटेज है 2%। तो बस ये समझ लेना, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है बच्चों। और ये बात, हाँ एक थोड़ा सा पॉइंट और समझ लो, ये बात अगर चल रही है, अगर हमने सॉल्यूट को भी W में लिया यानी कि वेट करा, और अपॉन सॉल्यूशन को भी हमने जो सॉल्वेंट लिया था वो भी W में इंटू 100, तो ऐसे वेट बाई वेट बोलेंगे। हम वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम में, यानी कि 2 ml NaCl, मान लो अगर बाई चांस कोई भी लिक्विड है, सपोज करो NaCl नहीं कुछ और ले लेते हैं हम, चलो एल्कोहल, और अपॉन में 98 + 2 कितना हो गया, 98 ml लिया हमने एल्कोहल, प्लस 2 ml लिया, 98 ml लिया हमने वाटर, और 2 ml क्या है, 2 ml एल्कोहल है इंटू 100। तो ये तो 98 और 2 कितना हो गया, 100 ही हो गया ना। तो इसमें 100 में कितना मिला हुआ है एल्कोहल, 2 ml, तो ये होगा वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये परसेंटेज सॉल्यूशन बनेगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब देखो बहुत आसान है, पार्ट पर मिलियन, तो ये लैंग्वेज से ही समझ लो, पार्ट पर मिलियन, इससे क्या पता चल रहा है मुझे ये बताओ। पार्ट मतलब कोई एक पार्ट, पर मतलब उसमें, है ना, मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख चीज में कोई एक मिलता है तो उसको बोलते हैं ppm, 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन। जैसे सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ये पार्ट पर मिलियन कब यूज़ होता है, ppm कब यूज़ होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा आपने कोरेक्स सिरप लिया होगा, कोरेक्स है ना, तो उसमें क्या नारकोटिक्स मेडिसिन होती हैं, नारकोटिक होती ना जो हल्का सा नशा करती हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह जो वो एक लेवल तक जो हल्की सी नारकोटिक मेडिसिन होती है, नारकोटिक कैटेगरी आपकी शायद अभी आई नहीं होगी, आपने जो हिंदी में पढ़ा है अफीम, चरस, गांजा, इस टाइप की निगेटिव चीज़ें जो कि बहुत गलत हैं, जो ड्रग्स बोलते हैं हम, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, मतलब कि उनकी 0.001% इस टाइप की कंसंट्रेशन बहुत कम, वो रिलैक्स देती हैं, वो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों,
अब आप इनकी इतनी कम कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि इनकी क्या होगी, 10 लाख में से 1 2 5 10 ऐसे ही तो होगी। जैसे आप पानी पीते हो, सपोज करो, 1 मिनट रुको बच्चों, मैं यहीं पे समझाता हूँ। आपने पानी पिया तो इसमें कितना आयरन होता है, Fe आयरन। क्या हम आयरन की भी तो बॉडी में कमी हो जाती है ना कई बार, ठीक है। एनीमिया में हम आयरन के सिरप भी देते हैं, ठीक है बच्चों। तो पानी में आयरन के होते हैं, मगर वो क्या होंगे, उस 10 लाख मॉलिक्यूल में, 10 लाख पानी के मॉलिक्यूल में 2 4 6 ऐसे आयरन होंगे। तो पार्ट पर मिलाएं, जहाँ पर बहुत कंसंट्रेशन कम हो वहाँ पे हम इस कंसंट्रेशन को यूज़ करते हैं। जैसे और एक और एग्जांपल समझ लो। अच्छा, हम मिलियन फॉलोवर हैं, इसका क्या मतलब है, 10 लाख, है ना। तो 10 लाख में से कोई एक इंसान की बात हो रही है, इसका मतलब वो पार्ट पर मिलियन है, 1 ppm है उसका मतलब, ठीक है बच्चों। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, मैगी आई थी कुछ टाइम पहले बच्चों, है ना, मतलब सॉरी, मैगी आई थी तो उसमें लेड की मात्रा 10 ppm से ज़्यादा हो गई थी। यानी कि अगर मैगी के जो मॉलिक्यूल हैं सब कुछ तोड़ा जाए तो 10 लाख मॉलिक्यूल तो कुछ और थे, 1, और उसमें 10 से ज़्यादा लेड नहीं होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा निकल गया था, इसलिए मैगी इंडिया में बैन हो गई थी बहुत जगह पर। तो लेड क्यों, लेड हैवी मेटल है ना, वो नुकसान देता है, तो पार्ट पर मिलियन। तो अब हम थोड़ा सा देख सकते हैं, चलो फॉर्मूला। तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ये 10 लाख है ना, ठीक है। एक और फॉर्मूला है mg/kg, mg मतलब आप ऐसे समझ लो, ये समझ लो 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में कितना होता है, 1000 mg। तो ये क्या होगा, 10⁻3, 10⁻3। तो 1 kg में अगर कोई पार्ट 1 mg है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1 ppm। 1 ppm क्या होगा, 1 kg, ऐसे समझ लो आपने 1 kg लिया पानी, तो होली के रंग में आप रंग मिलाते हो, तो एक वो पार्टिकल कलर का वो आपने इसमें मिला दिया, तो आप कलर का क्या कहोगे, इसका 1 ppm का सॉल्यूशन बना है। अगर ऐसे ऐसे 2 पार्टिकल मिला दिए कलर के 1 kg में, तो आप क्या कहोगे, 2 पार्टिकल मतलब ये mg में, अगर ये 1 mg है तो mg/kg है ना, तो 2 मिला दिए तो आप क्या बोलोगे, ये 2 ppm का सॉल्यूशन है। और आपने कलर के ऐसे ऐसे 3 मिला दिए, 4 मिला दिए, 4 मिला दिए तो फिर kg में, तो आप क्या बोलोगे, ये 4 ppm का सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब बताओ मुझे। प्राइमरी क्या है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है बच्चों देखो एक मिनट, एक होता है सेकेंडरी। अब मुझे बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है। देखो, प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब है जो बेस्ट क्वालिटी का है, जो बेस्ट क्वालिटी का है। और बेस्ट क्वालिटी की चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी, इंडस्ट्री में, या जो पेशेंट यूज़ करेगा, है ना। बेस्ट क्वालिटी तो चाहिए, तो बेस्ट प्योरिटी, जिसका ऐसे मतलब प्योरिटी, तो प्योरिटी 99% से 100% हो। सपोज करो हमने एक रॉ मटेरियल लिया पैरासीटामोल का, तो उसका परसेंट 99% प्योरिटी हो, 99 से 100% की प्योरिटी कहाँ क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही ये जनरली कहाँ, जैसे आप सिट्राजिन टैबलेट खा रहे हो, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, इस तरह की मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ यूज़ की जाएगी फुल प्योरिटी 99% से 100%। ठीक है, और ये प्योरिटी, ये जो ऐसे निकालते हैं, ये किस अकॉर्डिंग, अगर हमें इंडिया में मेडिसिन बनानी है तो इंडियन फार्माकोपिया यूज़ करते हैं ना, IPBP, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया है, USP है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। तो जिस कंट्री में हमको मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, या यूज़ करना है पेशेंट के द्वारा, तो हम इनको फॉलो करते हैं। तो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि कितने % वो मटेरियल प्योर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेस प्योरिटी देन प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब देखो बच्चों, एक पैरासीटामोल है, मैं मतलब पैरासीटामोल इसलिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपके लैब में पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये सब आ चुके होंगे, अगर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो थोड़ा बहुत इनके आइडेंटिफिकेशन या ये नोन होंगे थोड़े बहुत। अब इनको एक तो खा रहा है पेशेंट, एक तो यूज़ कर रहा है पेशेंट, और एक ये कॉलेज की लैब में यूज़ हो रहे हैं प्रैक्टिकल में।
तो ये जो पेशेंट खा रहा है, आप मुझे बताओ, ये जो पेशेंट खा रहा है, पेशेंट की प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, सॉरी पेशेंट की नहीं, पेशेंट जो मेडिसिन खा रहा है उसकी प्योरिटी तो मैक्सिमम अच्छी होनी चाहिए ना, 99% या 100% तक। ठीक है बच्चों। अब आप मुझे बताओ लैब में जो यूज़ किया जा रहा है, लैब में यूज़ की, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा, हाँ, अब लैब में जो यूज़ किया जा रहा है, लैब में कितना प्योरिटी चल जाएगी, क्या 96 97 ये भी चल जाएगी ना। यहाँ तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ प्योरिटी कम भी चल जाएगी, तो लेस प्योरिटी देन प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं एरर पर। तो एरर को क्या बोलते हैं, एरर को क्या बोलते हैं, गलतियाँ। तो ये कौन सी गलतियाँ हैं जो ज़िंदगी में कर रहे हो आप, या ये फार्मा में, ये फार्मा रिलेटेड। और फार्मा का मतलब क्या है, आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ रहे हो, मैंने बार बार बोला है इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में एरर कहाँ पर होगा, मेडिसिन बनाते हुए, या मेडिसिन शुरू फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट जब तक डिस्पैच नहीं होता हमारी मेडिसिन। ठीक है बच्चों। तो अब देख सकते हैं कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं कहाँ नहीं। तो द डिफरेंस बिटवीन ए मीजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू आर नॉन, सॉरी एंड द ट्रू वैल्यू, ये समझ लो ट्रू वैल्यू, और ये लिखा हुआ है और नॉन वैल्यू जो हमें पता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। इसने क्या बोला, इसने दो लाइनें यूज़ करी हैं, एक तो बोली है मीजर्ड वैल्यू और एक बोली है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, आप मुझे एग्जाम्पल में मुझे बताओ मीजर्ड क्या होता है। मीजर्ड मतलब होता है मापना, तो मीजरमेंट हम बोलते हैं मापने को। तो मापना क्या है, आपका एग्जैक्ट यानी ट्रू वेट था आपका 70 kg। ठीक है, एग्जैक्ट वेट था, जो 70 नहीं, चलो 60 मान लो, 60 kg। अब मैंने आपसे कहा अपना वेट को मीज़रमेंट करके लाओ, तो आपने जब आप मीज़रमेंट करें 59.6 kg आया, और जो ये आपने यूज़ किया था ये एग्जैक्ट जिम में या कहीं पर भी एक वैलिड वेइंग बैलेंस था। वैलिड मतलब कि जिस बिल्कुल परफेक्ट मशीन थी वो, इसमें गलती नहीं थी, ये कहीं बाहर से आई थी मशीन और ये अप्रूव्ड थी इंजीनियर के द्वारा। इनका क्वालिटी, आपने जब क्वालिटी चेक करी मतलब उसका सर्टिफिकेट भी था, सब कुछ था, और ये आपने नॉर्मल वेट किया जिम में तो आया 59.6। तो आपको पता है मेरा तो 60 kg था, अब ये घटा क्यों, इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। क्या पता वो बैलेंस जो जिम में रखा हुआ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, क्या पता आपने शूज़ वगैरह पहन रखे हों, मतलब शूज़ इस टाइम आपने शूज़, सॉरी कम, शूज़ से कुछ नहीं, हाँ जो ये पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपना वेइंग बैलेंस से वेट चेक करते हो बच्चों, या अब कोई भी हम वेइंग बैलेंस से कुछ भी चेक करते हैं फार्मा में, तो वहाँ कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो होती नहीं है, तो यहाँ शूज़ का तो कोई नहीं। तो और क्या हो सकते हैं मीजर्ड वैल्यू में एरर, चलो मीजर्ड वैल्यू में वेइंग बैलेंस में एरर देखते हैं। या तो आपसे खुद कुछ गलती हो गई हो करते हुए, ठीक है, कुछ गलती हो गई हो, या वेइंग बैलेंस में हो। तो वेइंग बैलेंस में होगी तो इसे बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो आगे पढ़ेंगे, मैं एक जनरल बता रहा हूँ। और खुद कोई अच्छे से आपने नहीं देखा, पता चला अब वो पूरा 60 था, पर देखने में गलती हो गया, या जो उसकी डिस्प्ले होती है उसमें कुछ एरर आ गया, ठीक है, तो आपसे अपनी भी गलती हो सकती है, उसको बोलते हैं मैनुअल एरर। इसको क्या बोलते हैं, मैनुअल एरर। ठीक है बच्चों। और जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होगी उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है। अब एक बार और आगे देख लेते हैं, एरर इज एन एक्शन विच मीन्स मिस्टेक इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। वही मैंने बात बताई है, जो गलती हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। अच्छा एक और मैं समझ लेता हूँ, ठीक है। एक सॉल्यूशन था और उसका पीएच, स्टैंडर्ड पीएच मैंने चेक किया स्टैंडर्ड तरीके से, स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं बताओ बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है एग्जैक्ट टेम्परेचर देखना कि किस टेम्परेचर पे देखा हमने, रूम टेम्परेचर मतलब किस रूम में था, और पर्टिकुलर उसको सही तरीके से, उस पीएच मीटर को सही तरीके से मैंने यूज़ किया, तब कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू आई थी और उसका पीएच आया था 7.8। ठीक है, तो मुझे पता है ये 7.8 है, और मुझे पता है कि ये जो पीएच मीटर है वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का है, कोई गलत नहीं है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। ये सही वैल्यू 7.8 पीएच थी। अब मैंने आपको ये बी कर दिया और मैंने कहा लैब में जाओ और इसका पीएच बताओ, तो आपने मुझे बताया 7.3। तो अब मुझे पता तो चल गया ना, 0.5 का एरर है, 7.8 माइनस 7.3, 0.5 का एरर है। तो हालांकि एरर का एक परसेंटेज होता है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं,
बट 0.5 का एरर है। अब मुझे बताओ मैं एरर वो कहाँ से दूर करूँगा, कैसे पता लगाऊंगा कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखो कहाँ हो सकता है, एक तो पीएच इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, ठीक है। एक आप जल्दी जल्दी गए और रूम का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा था, तो रूम के टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर की वजह से चेंज हुआ, ठीक है। एक आपने जिस बीकर में देखा वो पर्टिकुलर बीकर में आपने एक बीकर से दूसरे बीकर में पुट किया और वो बीकर साफ ना हो, ये एरर हो सकता है। तो ये आपकी भी गलती है, मैनुअल एरर है ना। और अगर एक इंस्ट्रूमेंट ही अच्छा ना हो, क्या पता इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ हो, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। तो ये एरर हो सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या क्या एरर है ये। एक मिनट बच्चों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, प्रोसेस एरर मतलब प्रोसेस इन द सेंस कि कोई एक प्रोसेस चल रही थी, कोई एक रिएक्शन इस तरह से स्टेप वाइज स्टेप में चल रही थी, तो ये जो स्टेप बाई स्टेप में चल रही थी ये होनी थी 60 डिग्री सेल्सियस पे। बीच में पता चला थोड़ी देर को लाइट चली गई तो टेम्परेचर गिर गया, क्योंकि हीटर का टेम्परेचर कम हो गया सपोज करो, तो ये कुछ टाइम चली 55 डिग्री सेल्सियस पे, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनने में शायद लेट हो जाए, तो ये है प्रोसेस का पार्ट। जैसे अगर हम टैबलेट की बात करें बच्चों, अगर टैबलेट बन रही है कहीं पर तो उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। पहला क्या प्रोसेस होता है, ग्रेनुलेशन, ग्रेन्यूल बनना। फिर होता है कंप्रेशन, कंप्रेस होना उन ग्रेन्यूल को, कंप्रेस तभी तो टैबलेट का एक पर्टिकुलर शेप बनेगी। तो इन प्रोसेस में अगर कोई एरर आ रहा है तो उसे बोलते हैं प्रोसेस एरर। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मैंने बताया बहुत सिंपल, जो आपने अब तक पढ़ लिया होगा, इसलिए पीएच मीटर का बता रहा हूँ मैं। तो पीएच मीटर का पर्टिकुलर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन होता है उसको चेक करना, रोज चेक करना होता है, कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है, या फिर उसका पर्टिकुलर कोई पार्ट सही नहीं हो, वो वर्क प्रॉपर ना कर रहा हो। या जैसे पीएच की क्या होती है, एक वो इस तरह से जाती है, इलेक्ट्रोड होती है ना आगे, तो वो इलेक्ट्रोड में कोई प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन भी होता है उसमें हो, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर वो होता है। मैन्युफैक्चरिंग एरर मैंने बता ही दिया, मैन्युफैक्चरिंग के मैन्युफैक्चरिंग होता है एट दी टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो एरर होगा उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एरर, ठीक है बच्चों। तो मैन्युफैक्चरिंग के एरर मतलब अगर हम सिंपल, आप सबको बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया जाता है टैबलेट, तो टैबलेट के कुछ प्रोसेस हैं, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, ठीक है, पैकिंग, फिर पैक होती है। तो ग्रेन्यूल बनना, पहले तो फाइन पाउडर होता है, उससे एक ग्रेन्यूल बनता है। ग्रेन्यूल मतलब जिसमें एक पर्टिकुलर शेप होती है, ताकि वो अपने आपस में वो एक प्रेस हो सके, कंप्रेस हो सके, और वो एक टैबलेट की इस तरह टैबलेट की पर्टिकुलर या गोलाई में टैबलेट की शेप ले सके। इनमें टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, ठीक है। इनमें टाइमिंग का भी प्रोसेस होता है कि कितनी टाइम कोई प्रोसेस मिक्सिंग करनी है। इनमें फ़िल्टर का भी होता है कि किस फिल्टरेशन, किस तरह से फ़िल्टर करना है, कितने मैश साइज होना चाहिए, 60 नंबर 80 नंबर, ठीक है। तो जैसे पाउडर हम करते हैं ना, छलनी से आटा छानते हैं, इस तरह से एक प्रोसेस प्रॉपर वे में होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है मैनुअल एरर। मैनुअल एरर से क्या मतलब समझ रहे हो आप? मैनुअल का क्या मतलब है? मैनुअल मतलब है कोई एक एनालिस्ट है, सपोज करो आपने बी फार्मा किया, आप बन गए एक एनालिस्ट, आपसे कहा कि एक मिक्सिंग हो रही थी, एक पर्टिकुलर इस तरह से मिक्सिंग हो रही थी कंपाउंड में, और आपसे कहा कि इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कर देना 6:15 को, ठीक है। अब आपको जाने की जल्दी थी, आप चले गए, जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में 6:10 पे निकल लिए। तो आपने सोचा बस 5 मिनट की बात है, तो चलो मैं मिक्सअप कर देता हूँ, तो वो 5 मिनट का एरर हो गया ना। तो ये एरर किसके द्वारा हुआ? जानबूझ के हुआ, ये जो कि बहुत गलत है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, बट ये आपने किया, चाहे ये जानबूझ के किया हो या धोखे में। आपने जब देखा 6:15 और आपको 6:25 पे वो मटेरियल को मिक्सिंग को रोकना था, सपोज करो 6:15 पर रोकना था, आपने क्या किया, वो 6:25 को ये बटन दबाया और ये मिक्सिंग रुक गई। तो ये मैनुअल एरर है, गलती है आपसे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या बोलते हैं हम? कोई चीज़ क्या होना। एक्यूरेसी मीन्स क्या है? एक्यूरेसी मीन्स है शुद्धता, कि भाई क्या एक्यूरेट वैल्यू है, क्या एक्यूरेसी आई है। तो एक्यूरेसी डेफिनेशन देख लो, इज हाउ क्लोज ए गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट टू देयर ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। जैसे मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के पीएच मीटर से मैंने पीएच चेक किया था तो 7.6 आया था।
अब एक्यूरेसी क्या है, तो आपसे जब मैंने कहा तो वो पीएच आया 7.5, तो ये 7.6 के बहुत ज़्यादा पास ही है ना, तो ये क्या है, एक्यूरेट है काफ़ी। और अगर 7.6 आ गया तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट, ये वैल्यू कौन सी है, ये ट्रू वैल्यू है। और ये कौन सी है, ये वैल्यू जो हो गई ये हो गई मीजर्ड वैल्यू, जो आपने मापी है। मीजर्ड बोलते हैं जो हमने मीजरमेंट की मापी, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि किसी टैबलेट में होता है मॉइस्चर चेक होता है, पानी तो हर चीज़ में पता होना चाहिए ना कितना है, तो वो था 3%। 3% का मतलब कि अगर आप इसे सुखाओगे, एक तरह से बोल सकते हो ओवन में या मॉइस्चर एनालाइजर से चेक करोगे तो 3% मटेरियल उड़ जाएगा। तो अब आपने जब चेक किया तो देखा कि 3% ही आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है 2.9% और नेक्स्ट आ रहा है फिर 3%, तो मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू है 3% के बिल्कुल पास। तो ये 3 वैल्यू थी एक्यूरेट वैल्यू। तो ये एक्यूरेसी हम देखते हैं इंडस्ट्री में। ऐसी एक इंडस्ट्री में आता है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन देखो थोड़ा अलग है। प्रिसीजन इज हाउ क्लोज द मेजरमेंट आर टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है पीएच था 7.6, जैसे लास्ट में मैंने पीएच का एग्जांपल बताया 7.6, ये थी ट्रू वैल्यू, ठीक है बच्चों। ये थी, एक मिनट, ये थी ट्रू वैल्यू। अब प्रिसीजन किसे बोल रहे हैं, प्रिसीजन किसे बोल रहे हैं, देखो इंडस्ट्री में एक्यूरेसी भी चेक होती है, प्रिसीजन भी चेक होता है। अब एक एनालिस्ट एक थे, इनका नाम है सिद्धार्थ, एक है एनालिस्ट सिद्धार्थ। अब इन्होंने चेक किया, इनका आई वैल्यू 7.3। दूसरे एनालिस्ट हैं धीरज, इनकी वैल्यू आई एग्जैक्ट 7.3, इनकी भी वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू तो 7.6 है। और एक और थे, एक का नाम है एनालिस्ट का पंकज, इनकी वैल्यू आई 7.4। अच्छा, ये आपस में तो बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आ रही हैं, आपस में जब हमने की तो ये बिल्कुल ट्रू वैल्यू से तो दूर हैं ये, मगर आपस में ये तो सही है ना। 3 एनालिस्ट ने चेक की तो तीनों की सही आ रही हैं। तो इंडस्ट्री में दोनों तरीके से चेक किया जाता है कि एक्यूरेसी भी देखी जाती है और प्रिसाइज भी देखा जाता है कि जो आपस में चेक कर रहे हैं वो भी सही है क्या। तो आप समझ गए होंगे। और एक्यूरेसी एक बार और रिवाइज कर दूं, अगर एक्यूरेसी क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, जो 7.6 के करीब आएगा, और जो ज़्यादा प्रिसाइज है वो कौन सा है, जो 7.3 के करीब आएगा, क्योंकि 3 एनालिस्ट ने 7.3 करी है, 7.3, 7.3 एंड 7.4। ये प्रिसाइज वैल्यू है, दोनों तरीके से चेक होती है। अच्छा, क्यों आप सोच रहे होंगे इसकी सर एक्यूरेट होना चाहिए ना चीज़। देखो एक ऑप्शन ये भी रखा जाता है इंडस्ट्री में, क्या पता जो मटेरियल बाहर से आया है वो 7.6 बोल रहा है उसकी क्वालिटी, क्या पता उनमें एरर हो, तो हम आपस में भी तो चेक करते हैं ना। इसे बोलते हैं वेंडर मतलब जो बाहर से मटेरियल आया, रॉ मटेरियल, तो उन्होंने बताया कि ये पीएच था, उनसे हमारा मैच नहीं हो रहा, मगर हमारे तीनों एनालिस्ट का मैच हो रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी चल जाते हैं कई बार। चलो अब बिल्कुल लिमिट टेस्ट कर लेते हैं, यूनिट 1 एंडिंग की तरफ है लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, तो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट क्या है, एक देखो लिमिट टेस्ट, लिमिट का क्या मतलब है, ये एक पानी है जो आपके टैंक का पानी है, ठीक है। आप इसमें क्या चाहोगे, क्या क्या होना चाहिए, मुझे ये बताओ क्या क्या होना चाहिए इसमें, क्या क्या, एक मिनट बच्चों। इसमें पानी में कुछ कंटेंट होता है, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड, इस टाइप से क्लोराइड होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। आयरन भी होता है जो हमें चाहिए, ठीक है। क्या आयरन सपोज करो हमें 10 ppm चाहिए, अगर उसमें है जिसमें आपके कपड़े भी पीले हो जाते हैं, सपोज करो 60 ppm बन गया, 60 ppm आयरन है जिसमें कपड़े पीले से हो जाते हैं आयरन की वजह से, तो वो हमें उतना नहीं चाहिए हमारी बॉडी के लिए, तो हम वहाँ पे लिमिट टेस्ट लगाते हैं कि इसकी कितनी लिमिट हो, और हमें चेक कर, हमें पता चल जाए कि इसमें वो चीज़ है या नहीं, लिमिट से बाहर है या नहीं है। तो लिमिट टेस्ट पहला पढ़ेंगे क्लोराइड। तो देखो अगर किसी में क्लोराइड है, सपोज करो एक बीकर है और इस बीकर में एक सैंपल है, और अगर इसमें क्लोराइड है Cl- है, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं हम AgNO3 से। तो AgNO3 से जब रिएक्शन कराते हैं तो उसमें बन जाता है बच्चों AgCl, सिल्वर क्लोराइड, क्या नाम है, सिल्वर
क्लोराइड। तो AgCl बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड होता है वाइट कलर का। तो हम पहचान लेंगे कि वाइट, जैसे ही हमने उस सैंपल में नॉर्मल पानी में, इस सैंपल को लिख लो, पानी में हमने सिल्वर नाइट्रेट मिलाया तो क्या बनेगा AgNO3। ये AgNO3 का Ag एकदम क्लोरीन से रिएक्ट कर लेगा, तो Ag ये हो गया, Cl ये हो गया, तो AgCl बना। तो AgCl होता है वाइट कलर का। तो हमें क्या पता चल गया कि वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठ जाएगा तो हम ये पहचान लेंगे कि इसमें क्लोरीन था। तो इसका लिमिट टेस्ट ऐसे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है, एक्चुअली तुम इतना भी याद रखोगे कि इससे केमिकल से रिएक्शन हो रही है तो सही है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब, हम ये चीज़ देखते हैं कि हम चेक करते हैं कि टर्बिडिटी, मतलब कितना, कौन सी टर्बिडिटी ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड की एक दो कंपेयर, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ की लिमिटेशन देख रहे हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं। तो सपोज करो ये एक स्टैंडर्ड है और ये एक टेस्ट है, तो इसका कलर एक, सपोज करो ये आया, ये ऐसे समझ लो आप, ये आया, और इसका भी कलर हल्का सा ये आ रहा है, तो आप पहचान जाओगे अच्छा टेस्ट में यही चीज़ है जो स्टैंडर्ड में है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो ये क्या बना हुआ है, ये 1 ml HCl लेंगे डाइल्यूट करके और इसमें सिल्वर नाइट्रेट बनाएंगे, तो Ag और Cl तो क्या बनाएगा तो ये भी AgCl। तो इससे फिर कंपेयर कर लेंगे टेस्ट को। ठीक है, तो बच्चों आपको ये याद करना है। तो देखो इसमें लास्ट में दिया हुआ है टेस्ट टर्बिडिटी शुड नॉट ग्रेटर देन, ये लिख लो, देन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसकी टर्बिडिटी ज़्यादा ना हो, इसकी टर्बिडिटी ज़्यादा हो, मतलब ये हल्का सा और लो, इस तरह से कर लो। अब ऐसा आया, ये एक आया, ये हल्का सा ये भी कर लो। तो आपको मैं 2 बीकर दूं कंपेयर करने को, तो आप पहचान जाओगे ना कि अच्छा इस जैसा है। या आप मुझे बताओ, एक मिनट, हमने ये लिया रेड, एक ये था सपोज करो सल्फेट का, ये था सल्फेट का। तो आप इस टेस्ट की किस जैसा लग रहा है, ये क्लोराइड जैसा लग रहा है ना, तो आप बताओगे सर इसमें क्लोराइड है। समझ में आ गया? सल्फेट तो नहीं बोलोगे ना, सल्फेट का तो कोई अलग कलर आ रहा था, अलग तरीका था। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सल्फेट पढ़ लेते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, यानी कि अगर सपोज करो मैंने पैरासीटामोल की एक आपको बोतल दी, ये थोड़ी बेकार सी बन गई है बोतल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और मैंने कहा इसमें पैरासीटामोल है और मुझे बताना है इसमें सल्फेट तो नहीं है। भाई सल्फेट क्या होगा, नुकसान ही देगा ना। हर चीज़ जो रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी को वो नुकसान ही देगी, फ़ायदा कुछ नहीं देगी। तो मैंने पूछा कि क्या सल्फेट है इसमें, तो आपने कहा सर अभी बता देते हैं। तो इसकी किससे रिएक्शन करनी है? अगर इस बीकर में इस ये पैरासीटामोल की में ये सल्फेट है तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम बेरियम क्लोराइड से। तो बेरियम, ये सल्फेट हो गया पैरासीटामोल में, और ये बेरियम, तो BaSO4 क्या बन जाएगा, BaSO4 की टर्बिडिटी बन जाएगी। तो टर्बिडिटी बन गई तो इसका मतलब बेरियम सल्फेट बन चुका है, इसकी टर्बिडिटी है, और ये भी वाइट कलर का होती है। तो इट मीन्स क्या है बच्चों, इट मीन्स है कि हम इसका भी एक टेस्ट और इसका भी एक टेस्ट, मैंने लास्ट में बताया था। आप अभी किससे करोगे, स्टैंडर्ड से, या रेड टाइप का, ये ना रेड टाइप का। तो आप देखोगे टेस्ट की स्टैंडर्ड से करी हमने, और ये सपोज करो ये टेस्ट है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब है हमने, टेस्ट का मतलब है हमें पता नहीं है या नहीं है, तो हम लेते हैं सैंपल और उसमें मिलाते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट बनेगा अगर होगा तो टर्बिडिटी चेक करेंगे कि इस जैसी ही लग रही है या नहीं। और स्टैंडर्ड कैसे, इसकी एक पर्टिकुलर पोटेशियम सल्फेट की क्या लेंगे, नॉन कंसंट्रेशन। अब आप बच्चों पूछोगे कि सर एग्जाम में क्या नॉन भी लिख के आनी है, कितनी है? ऐसी कोई खास जरूरी नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। बेरियम क्लोराइड की क्या लेंगे, नॉन कंसंट्रेशन। तो क्या बनेगा, BaSO4। अब इसको एक बीकर में चेक कर लेंगे, इसको रखेंगे स्टैंडर्ड, इसको रखेंगे टेस्ट की तरह। तो चेक टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। ठीक है बच्चों, अब लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ये थोड़ा सा अच्छा है, बढ़िया है और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम में तीनों में से आना तय है, ऐसा नहीं हो सकता इनके बिना पेपर बन जाए। टेस्ट, स्टैंडर्ड, अब इसमें कोई सपोज करो फेरिक, ये ले लेते हैं हम कलर, ये आयरन का। आयरन बताओ क्या, जो हमारे टैंक हैं ऊपर जिससे हम पानी भरते हैं उसमें आयरन होना चाहिए। हम पानी में चाहते हैं आयरन हो, हम चाहते तो हैं, मगर उसकी पर्टिकुलर एक कंडीशन हो। ठीक है, सपोज करें ये इस जैसा अगर नज़र आया, ये आयरन स्टैंडर्ड आयरन जैसा हमारा स्टैंडर्ड है, ऐसा ही अगर हमारा टेस्ट नज़र आता है
तो आप बोलोगे कि सर इसमें आयरन है। और अगर नहीं आता तो आप क्या बताओगे कि नहीं है। तो हम ये जो टेस्ट होते हैं ये क्वांटिटेटिव भी हैं थोड़े थोड़े, और वैसे मोस्टली क्वालिटेटिव हैं। बस क्वालिटी पता चल रही है, क्वालिटी कैसी है कि अच्छी है पानी की नहीं। अगर ये कलर आ गया, सपोज करो आपने सैंपल लिया पानी, ठीक है, उसमें क्या मिलाया, सिट्रिक एसिड, उसमें क्या मिलाया, थायोग्लाइकोलिक एसिड, कौन सा कलर बनेगा, क्या, फेरस थायोग्लाइकोलेट। तो क्या कलर है इसका, इसका है पर्पल कलर। अगर इसमें पर्पल कलर आ चुका है तो आप क्या बोलोगे कि सर इस ऊपर वाले टैंक में पानी में या जो भी आप पानी पी रहे हो उसमें आयरन है। और आयरन नहीं होना चाहिए ज़्यादा जो बॉडी को नुकसान दे, बहुत कम कंसंट्रेशन में। अब स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा इसमें कि एग्जैक्ट क्वांटिटी का, इसे बोलते हैं एग्जैक्ट क्वांटिटी मतलब नोन क्वांटिटी का। उसी से तो किसी चीज़ की, अच्छा मुझे बताओ आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, ये किससे कंपेयर करोगे, ये किसी से तो कंपेयर होगी ना एक तरह से। जैसे आप टॉपर हो तो ये किससे, अगर क्लास के टॉपर हो तो ये किससे कंपेयर हुई है, ये क्लास के और बच्चों से कंपेयर हुई है। उसी तरह समझ लो अगर बताना है कि टेस्ट में कुछ है या नहीं है तो हम ये किसी और चीज़ से कंपेयर करते हैं। तो किससे करेंगे, उस जैसा ही कुछ अच्छा बेहतरीन जो जिसका पता हो हमें, तो हमें इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेते हैं स्टैंडर्ड, कि हाँ इसमें हमें पता है। देखो इसमें क्यों पता है, स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन में आयरन मिलाया ना हमने, या आयरन मिलाया ना, कंफर्म है। इसमें तो हमें नहीं पता आयरन है या नहीं है सैंपल में। अब आप कहोगे कि सर ऐसा ही था क्या इसमें भी, हाँ देखो। तो बच्चों देखो ये पोटेशियम सल्फेट में मिलाया ना हमने आयरन, ऑलरेडी है, यहाँ का तो हमें नहीं पता, ये तो हमने टेस्ट है, सैंपल है, इसमें आयरन है, सल्फेट है या नहीं है, सॉरी। अब देखो इसी में क्लोराइड मिलाया ना हमने, ये क्लोरीन, इसमें तो हमें नहीं पता, तो हम मिलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन चल रहा था। अब यूनिट 2 शुरू करते हैं। अब यूनिट 1 हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी, हमने उसका रीज़न क्या था। देखो यूनिट 1 में हमारी मेन हमारा बेसिक था, यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट एनालिसिस का बेसिक था, इसलिए हमें 50 मिनट भी लग गए। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको अब बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यूनिट 2 फर्स्टली पढ़ते हैं हम एसिड बेस टाइट्रेशन। तो जब भी एसिड बेस का नाम आए ना तो आपके दिमाग में एक चीज़ पहले आनी चाहिए HCl, बेस का नाम आए तो NaOH, और टाइट्रेशन का नाम आए तो कुछ ऐसे होगा कि आप एक ब्यूरेट लेंगे, ये आपको नज़र आ रही है, ये ब्यूरेट है, आपके प्रैक्टिकल में टीचर्स ने करवाई भी होगी। एक ब्यूरेट लेंगे आप, अगर नहीं करवाई तो आप मुझे कमेंट करना नीचे, मैं प्रैक्टिकली एक वीडियो बना के डाल भी दूंगा। ये ब्यूरेट लेंगे, ब्यूरेट में क्या भरेंगे, HCl भरेंगे, ठीक है, और नीचे लेंगे कोनिकल फ्लास्क, ये है कोनिकल फ्लास्क, ये जो नज़र आ रहा है, इसमें लेंगे बेस NaOH, इंडिकेटर डालेंगे फिनोप्थिलीन। ये क्यों डालना है, ये एसिड बेस टाइट्रेशन का इंडिकेटर है, पर्टिकुलर कंडीशन में हम इंडिकेटर भी पढ़ेंगे तो ये इंडिकेटर पता चलता है, रंग अपना चेंज करता है। इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या है, विच इंडिकेट, जो इंडिकेट करे एंड पॉइंट मतलब आखिरी पॉइंट ऑफ रिएक्शन, एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन। जब ये पता चल, जैसे आप मुझे बताओ, सपोज करो आपने चावल बनाए, तो चावल बनाए ये गोल से कुकर में, तो उसके ऊपर क्या होती है, सीटी होती है। तो कैसे पता चलता है कि ये चावल बन चुके हैं, सीटी आ जाएगी, तो यहाँ पे ये जो सीटी है ना, ये इंडिकेटर की तरह काम करती है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब मुझे पहले ये बताओ एसिड बेस टाइट्रेशन का क्या मतलब है, टाइट्रेशन क्यों टाइट्रेशन है क्या। देखो टाइट्रेशन है वो चीज़ जब हमें किसी नॉन कंसंट्रेशन से, यानी कि नॉन सब्सटेंस से अननोन के बारे में पता चल जाए, अननोन सैंपल के बारे में पता चल जाए कि इसमें क्या मिला हुआ है। जैसे आप मुझे बताओ, सपोज करो ऐसे ही नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में मैं आपसे पूछता हूँ, जो आपके ततैन होती है, ततैन काटती है, हाथ पे किसी ने काटा ततैन, तो ततैन क्या एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड। अब उसको मारने के लिए क्या, अगर हम इस एसिड का एसिडिटी न्यूट्रलाइज करनी, इसको न्यूट्रल करना, इसका पीएच कितना होता है, 7 से कम, तो इसको अगर पीएच 7 करना है, मतलब इसका असर खत्म करना है, तो हम कितना क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा ना कितना बेस मिलाया है। तो जितना बेस मिलाएंगे उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा एसिड कितना था। तो ये इस तरह से कुछ टाइट्रेशन ऐसी ही है, हमें एक नॉन कंसंट्रेशन से
जितनी पता है उसमें कितना मटेरियल है, उसमें दूसरी चीज़ ऐड करके हम पता लगा लेते हैं कि जो अननोन सैंपल है वो उसकी कितने % प्योरिटी थी। ठीक है, तो ये एक तरीका है। हालांकि अब फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रियां हैं उनमें इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है HPLC GC, मगर आप पढ़ना तो आपको सबको ही है ना, इसमें जो प्योरिटी चेक होती है वो इन इंस्ट्रूमेंट से चेक की जाती है। अब टाइट्रेशन इतनी नहीं चलती, बट कुछ सैंपल हैं जो हम टाइट्रेशन से ही करते हैं। तो ब्यूरेट लिया, इसमें HCl लिया, NaOH लिया, ये ऑलरेडी नोन हो गई, साइंटिस्ट ने बना दी, इसमें इंडिकेटर डाला तो ये कलर हो जाता है पिंक। अब पिंक कलर NaOH का हो गया। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर हम पिंक हो गया, थोड़ा सा हम क्या पिंक से दिखा सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझ लो। ठीक है, अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे, HCl डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब HCl डाला है तो इसका बाद में कलर हो जाता है, ये नज़र आ रहा होगा, आफ्टर रिएक्शन पिंक कलर से हो जाता है कलरलेस। तो कितना हमें ये पता चल जाता है इसमें कितना NaOH था या NaOH की कितनी कंसंट्रेशन थी, जो HCl का उसने HCl ने NaOH का असर ख़त्म कर दिया। एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट मेन चीज़ इंडिकेटर नहीं है जो हमें बता रही है कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई। पहले तो इंडिकेटर जब हमने डाला था तो पिंक कलर था, उसके बाद क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो इसका मतलब इंडिकेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंडिकेटर टॉपिक है, वो आप सही से पढ़ लो और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। बाकी एनालिसिस में ये प्रीवियस ईयर में 10 में से 6 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया, इंडिकेटर आ जाता है काफ़ी। एसिड बेस टाइट्रेशन तो आना कन्फर्म है 100%, ये कन्फर्म है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो इंडिकेटर मतलब, अब देखो इंडिकेटर pH रेंज, कलर्ड इन एसिड, कलर्ड इन एल्केलाइन। तो कौन कौन से इंडिकेटर हैं, तो आप पहला पढ़ोगे ये ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्लू का पता चल रहा है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। तो इसका जो pH रेंज है ये जो किस में वर्क करेगा, एक मिनट बच्चों, ये मैं येलो ले लेता हूँ, ये 3 to 4.6 में। कलर्ड इन एसिड में क्या कलर होगा इसका, येलो, और ब्लू किस में होगा, एल्केलाइन में। ये आपको याद करने हैं, कम से कम 3-4 कर लेना मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट। मिथाइल रेड 4.2 से 6.3 इसकी रेंज है। अगर एसिड में देखें तो कलर है इसका रेड, और बेस में देखें तो कलर है येलो। ठीक है बच्चों, तो एसिड में कौन सा कलर है, रेड, और बेस में कलर है येलो। ये फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जो हमने किस में यूज़ किया था बताओ जरा, अभी एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो इसकी pH रेंज है 8.3 से 10। क्यों, क्योंकि हमने NaOH में मिलाया था ना, तो एसिड में इसका कोई कलर नहीं होता, बेस में होता है रेड कलर। ठीक है, हमने ये बताया था ना, डार्क पिंक मतलब पिंक से जो कलर लेस हो रहा है, तो ये रेड। एक है फिनॉल रेड 6.8 से 8.4 इसकी pH रेंज है, तो ये एसिड में देता है येलो कलर और बेस में देता है रेड कलर। चलो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। देखो टाइट्रेशन जब भी वर्ड आए आपके दिमाग में तो मैंने आपको बता दिया है, एक होगी ब्यूरेट, उसमें कुछ केमिकल भरा जाएगा। एक होगी आपकी कोनिकल फ्लास्क, उसमें क्या मिलाया जाएगा, इंडिकेटर मिलाया जाएगा, और मिलाया जाएगा सैंपल जिससे आप रिएक्ट करोगे। इससे रिएक्ट कर रहे हो ना ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो कलर चेंज हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने % क्या सैंपल था। उसका फॉर्मूला है, इससे हम प्योरिटी भी चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके थ्योरी में कोई फॉर्मूला पूछा नहीं जाएगा कि प्योरिटी क्या है, बट आप ये समझ लो कि कितने वॉल्यूम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं हम, कि इसके कितने वॉल्यूम लगे। जब हमें पता चल जाता है इसके ये वॉल्यूम लगे हैं तो हम मेजरमेंट कर लेते हैं। हम फॉर्मूला भी आगे पढ़ेंगे। तो नॉन एक्वस, ये सारी चीज़ें, ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन में पानी में बनी थी ना, अब HCl डाइल्यूट हुआ, HCl डालना था नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, तो वो किस में बनेगा बच्चों, वो पानी में। कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या डाला था, बेस डाला था। बेस कौन सा था, NaOH, तो वो किस में बना था, वो बना था, सॉल्वेंट क्या यूज़ किया था, पानी में। लेकिन एक मिनट, हाँ, अब हमने क्या पढ़ना है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में किस में यूज़ होना है, H2SO4, फॉर्मिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, है ना। ये क्या होता है इसका नेम, ये होता है बाबू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्रॉपर वे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में प्रॉपर वे में आ जाएगा। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक क्या होता है, वो एसिटिक
एसिड जिसकी प्योरिटी क्या होती है, बेस्ट होती है। ठीक है बच्चों, देखो हमारा ये कौन सा है, चरक मेडिकल क्लासेस। तो हमारे चरक मेडिकल क्लासेस हैं, हम यहाँ पर ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं, आपको जैसे कंफर्ट हो आप कर सकते हो। यहाँ पर हम बी फार्मा के लिए या डी फार्मा के लिए, नीट के लिए और जीपैट एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ाई कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बस कुछ नहीं है, टाइट्रेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या है कि एक होगा ब्यूरेट, एक होगा कोनिकल फ्लास्क, और ब्यूरेट में कुछ केमिकल भरा जाएगा, कोनिकल फ्लास्क में अननोन सैंपल होगा जो हमें पता नहीं उसकी कंसंट्रेशन, NaOH वगैरह डाल दिया, HCl से फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला तो पता चल गया हमें क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अच्छा सही चल रहा था एसिड वेट टाइट्रेशन में, ठीक है, वो पानी में होती थी। अच्छा, रीज़न फॉर टाइट्रेशन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात सुनो कि रीज़न क्या है टाइट्रेशन का, नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ क्यों करते हैं हम। अब एक बार बताओ, इस बीकर में अगर मैं कोई सैंपल लूँ और उसमें सॉल्वेंट मिलाना है, तो मेरा दिमाग में जो मोस्टली रिएक्शन होती हैं सबकी 96%, तो वो होती हैं वाटर की प्रेजेंस में होती हैं, सबको पता है। हम वाटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता है, फ्री का है, कोई टेंशन नहीं, बहुत ज़्यादा है भी अपने पास। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या ऐसा हो सकता है ये सैंपल वाटर से भी रिएक्ट कर जाए, हो सकता है, या कुछ प्रोडक्ट बन रहा हो उससे रिएक्ट कर जाए, हो सकता है। इस वजह से हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट माइट बी इनसॉल्युबल इन वाटर। पता चला कोई भी आपने रिएक्टेंट लिया जो आपको NaOH लेना था, ये NaOH ले रहे थे ना आप बीकर में नीचे, क्या ले रहे थे, NaOH। पता चला आपने इसमें पानी मिलाया और ये NaOH की कोई भी प्योरिटी जिसकी चेक करनी है, ये इसमें मिले ही ना, मिक्स ही ना हो, तब तो बेकार हो गया ना, पानी में मिक्स ही नहीं हुआ। अच्छा, आपको पता है ये बात कि सॉलिड जो रिएक्शन करता है वो बहुत ज़्यादा लेट करता है, लिक्विड करता है तेज़ रिएक्शन, सॉल्यूशन जो तभी तो हम सॉल्यूशन में करते हैं, और किसी गैस के बीच में हो रही है वो बहुत तेज़ होगी। ठीक है, तो ये तो सॉलिड ही रहेगा, क्या रिएक्ट करेगा फिर। अच्छा, सॉलिड क्यों लेट करता है ये आपको पता है, इसका रीज़न ये है, अब सपोज करो NaOH है, तो ये तो सॉलिड है, NaOH है ना, या NaCl है, ये तो सॉलिड है, इनके बीच में जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये जनरली ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन भी नहीं होगी। तो बस कुछ ऐसा समझ सकते हो। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट माइट भी रिएक्ट विद वाटर, किससे, वाटर से रिएक्ट कर सकता है, तो रिएक्ट कर लेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं। अच्छा बच्चों, अब यूनिट 3 प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ओके बच्चों, प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है, प्रेसिपिटेट बनना क्या मतलब है। एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, ठीक है बच्चों, इसमें सपोज करो क्लोरीन डाला, क्लोरीन किसी भी कंपाउंड से, और हमने मिक्स किया AgNO3। तो इसके नीचे ना, इसके नीचे कुछ प्रेसिपिटेट ऐसे सॉलिड टाइप के ये नीचे बैठ जाएंगे और वो होंगे AgCl के, Ag और Cl, AgCl के प्रेसिपिटेट ये बैठ जाएंगे। तो इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। क्यों, जैसे ही ऊपर से, मैंने क्या बताया, जब भी टाइट्रेशन आएगी आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में एक ब्यूरेट आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ केमिकल यूज़ होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे हम किसी चीज़ का पता लगाएंगे क्या है वो, अननोन सैंपल, मान लो इसमें क्लोरीन है, तो आपने सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, तो जैसे AgNO3 क्लोरीन से रिएक्ट करेगा AgCl बना लेगा। तो अब आप थोड़ा सा कलर याद कर लो, AgCl जब बनाता है तो ये होता है वाइट कलर का, सिल्वर ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो ये होता है पेल येलो कलर का, और सिल्वर आयोडीन से रिएक्ट करता है, ये क्या है, आयोडीन से रिएक्ट करता है, दिस वन इज ब्रोमीन से रिएक्ट करता है, तो दिस इज द AgBr। और ये कौन सा होता है, पेल येलो, और सिल्वर आयोडाइड इज येलो, मतलब वी कैन से दिस इज द डार्क येलो। तो ये कौन सा है, डार्क येलो। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये है मोहर मेथड, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब है मोहर मेथड, इसमें एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आ जाता है, मोहर मेथड कौन सा है उसके बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, बाय नेम पूछ लिया जाता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। ओके, मोहर मेथड,
पहला ये सेलेक्टिव है, दूसरा फास्ट है। सेलेक्टिव मतलब होता है जिसमें एक पर्टिकुलर कोई भी जो भी केमिकल यूज़ किया जा रहा है वो एक एग्जैक्ट है, सेलेक्टिव है, एग्जैक्ट है, उसी के लिए बना हुआ है। आल्सो नोन एज अर्जेंटेनोमेट्रिक टाइट्रेशन। अर्जेंटोमेट्रिक मतलब क्या है? जो सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में हो, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट हो, टाइट्रेशन। तो ये क्या है? ये बच्चों है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या है? आपने पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बनता था? सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, AgCl वाइट प्रेसिपिटेट बनता था, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? वाइट नीचे बैठ जाएगा। ये क्या है? प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठ जाएगा। अगर हम इसमें इंडिकेटर डाल दें पोटेशियम क्रोमेट, ये हमने डाल दिया पोटेशियम क्रोमेट। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का मतलब समझ गए? जहाँ पर भी मोहर मेथड बाय नेम आ रहा है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन या जो भी टाइट्रेशन आएगी आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एक ब्यूरेट है और एक कोनिकल फ्लास्क है। यहाँ पे क्या लिया है आपने? या इस मोहर मेथड में AgNO3, इसमें क्या लिया है? इसमें लिया है NaCl, AgNO3 NaCl AgCl बनाएंगे। और इसमें इंडिकेटर और ले लिया पोटेशियम क्रोमेट का। तो पोटेशियम क्रोमेट का जब इंडिकेटर ले लिया, पोटेशियम क्रोमेट भी तो रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या रिएक्ट करेगा वो। तो ये है, क्या है हमारा? ये है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है बच्चों, ये सिल्वर क्लोराइड है। ये क्या है? K2CrO4, ये है पोटेशियम, बताओ बच्चों क्या है? ये पोटेशियम क्रोमेट है। तो अब मुझे बताओ, सिल्वर क्लोराइड पोटेशियम क्रोमेट, क्या सिल्वर क्रोमेट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? सिल्वर क्रोमेट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? हाँ बन जाएगा। ये Ag ये हो गया, CrO4 ये हो गया, तो Ag2CrO4। तो ये क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। और ये आप डायग्राम देख लो कितना अच्छे तरीके से, कितने प्यारे तरीके से, प्यारे प्यारे बच्चों ये हमने बनाया हुआ है। तो ये देखो, ये एक क्या है? ये बताओ जरा, मुझे बताओ जल्दी। ये है ब्यूरेट। मैंने बताया कि जब भी टाइट्रेशन की बात आए, ये कौन सा मेथड है? मोहर मेथड। और ये है क्या है? ये टाइट्रेशन। तो जब भी टाइट्रेशन की बात आए तो आपको क्या करना है? आपको एक क्या लेना है? एक ब्यूरेट लेनी है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट रखना है यहाँ मोहर मेथड में, ठीक है। और इस कोनिकल फ्लास्क में ये इंडिकेटर डालना है पोटेशियम क्रोमेट। क्या होगा सैंपल? ये होगा NaCl, इसमें मिक्स हुआ है पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। तो पहले ये AgNO3 NaCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? आप मुझे बताओ, AgCl। फिर जो बचा हुआ AgNO3 है वो पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? Ag2। अब ये बनेगा ये हो गया AgNO3 K2CrO4, क्या बनेगा? Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट। और इसका कलर ये देखो खुद, सिल्वर क्रोमेट, इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर है। देखो ये AgCl से रिएक्ट कर रहा है, ये मैंने दिखाया ना, AgCl से, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन मतलब कुछ नहीं है, प्रेसिपिटेट बन रहा था, किसका बन रहा था? तो AgNO3 है प्लस Cl से रिएक्ट करते AgCl बना, AgCl बना। अब AgCl में पोटेशियम क्रोमेट ये इंडिकेटर था, तो क्या बन गया? Ag2CrO4, ये कौन से कलर का है? ब्राउन कलर का। बस खत्म, टेंशन खत्म। यूनिट 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा सही से देखना है, ठीक है बच्चों। रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये क्या है? रिडक्शन, एक है OX मतलब ऑक्सीडेशन। टाइट्रेशन जब भी वर्ड यूज आए आपके दिमाग में क्या आएगा? एक क्या है? ब्यूरेट है, कोनिकल फ्लास्क है और कुछ इंडिकेटर मिक्स किया होगा और वहाँ पर टाइट्रेशन होगी, रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन चलेगी, बस इतना है। अच्छा ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या चलेगी सर? प्रेसिपिटेशन बनेगा, ठीक है। रिडॉक्स में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा, या दोनों होंगे, ऑब्वियसली दोनों ही होंगे, ठीक है। तो रिडक्शन मतलब, रिडक्शन क्या है? एक चीज समझ लो आप, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिडक्शन है, हाइड्रोजन ऐड होना, ऐसे समझ लो, हाइड्रोजन का लोश ऐड होना। और अब समझ गए होंगे फुल हिंदी में, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है, ओके। अच्छा, ऑक्सीजन का रिमूव होना भी क्या है? रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है? वही सेम पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, ठीक है।
हाइड्रोजन का रिमूव होना, इसका उल्टा हो गया ना, रिमूव होना। किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है। ऑक्सीजन का, बोलो बच्चों, ऑक्सीजन का बोलो ऐड होना, वहां रिमूव होना हो रहा था, यहां पर ऐड होना भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है। अब देखो प्रोसेस, प्रोसेस क्या पढ़नी है आपको, मैंने क्या बताया आपको, एक रिडक्शन ऑक्सीडेशन में ये होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, ब्यूरेट। एक होगा कोनिकल फ्लास्क और उसमें इंडिकेटर आप मिलाओगे और जो रिएक्शन होगी वो हमें पता चलेगी। ठीक है बच्चों, ओके। अब प्रोसेस देख लो डायग्राम से। इसे बोलते हैं, कौन सा मेथड है ये, सेरेमेट्री मेथड। ये कौन सा है बच्चों, सेरेमेट्री, सेरीमेट्री। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने क्या बताया, टाइट्रेशन में एक ये लेंगे तो यहाँ पर क्या लेते हैं, ये होता है सेरिक अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे क्या लेंगे, सेरिक अमोनियम सल्फेट। और मुझे बताओ ये कितने, इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमें ये पढ़ना होता है कि उसके ऊपर कितना कितना चार्ज है। तो सेरिक पर कितना चार्ज है यहाँ पे, +4। क्यों, अच्छा ये +4 है। एन अमोनियम पर कितना होता है, प्लस का 1 होता है। +4 × +1 मतलब कितना हो गया, +4 हो गया। +4 और +4 +8 हो गया। और सल्फेट पर कितना होता है, -2, तो 4 × 2 -8 हो गया। तो टोटल कंपाउंड का कितना होता है, 0 होता है। तो -8 टोटल देख लो, 4 × 2 +4, 4 × 1 4, तो +8 हो गया और -8 हो गया तो 0 हो गया। तो सेरिक पर हमें पता चला 4 है, +4 का 4। तो यह है सेरिक अमोनियम सल्फेट। या यहाँ पर हमने डाला, हमें इसकी टेस्टिंग करते हैं, फेरस सल्फेट के बारे में पता लगता है। फेरस सल्फेट कितना होता है, +2 होता है, सल्फेट का -2 होता है ना, 2 और 2 -2 0। तो Fe2 यहाँ पर लिया, Fe2+। तो ये देखो, क्या आप मुझे ये बताओ, आफ्टर रिएक्शन ये बन जाएगा कलरलेस। अब आप कहोगे सर यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ नहीं किया हुआ है। हाँ, हमने इंडिकेटर यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा येलो कलर से, येलो जो ये कलर होता है आयरन का, येलो कलर से कलरलेस खुद हो जाता है। तो एक तरह से रिएक्शन खुद इंडिकेट कर रही है रिएक्शन कब कंप्लीट हो रही है। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये भी देख सकते हो कि ये किस में था, ये मैं इस तरह से बता दूं, ये किस में था, ये कोनिकल फ्लास्क में था, फेरस सल्फेट Fe+2। और सेरिक अमोनियम सल्फेट किस में था, ये था ब्यूरेट में, ब्यूरेट में। तो ये किस में था, +4 में। तो अब देखो आप मुझे बताओ, ये +4 से +3 में गया तो क्या इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ ना, हाँ। अब ये मुझे बताओ, ये +2 से +3 में गया, क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाँ। तो जिस रिएक्शन में इसमें हुआ रिडक्शन, तो RED रिडक्शन और OX, तो ये क्या टोटल क्या हो गई, REDOX, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, नहीं। जिसमें अब ये मुझे बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखने, फॉर CERUM, सीरियम में। तो सीरियम में, सीरियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये +4। तो ये किससे किया, +4 से +3 में। तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ रिडक्शन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है। अब ये Fe+2 से +3 में दिख गया फॉर F आयरन, आयरन। तो वो किस में गया, +2 से +3 में गया। तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन टोटल क्या बन गए, REDOX। तो क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स टाइट्रेशन, टाइट्रेशन ये रिडॉक्स रिएक्शन है। टाइट्रेशन का वर्ड जब भी आए, एक टेस्ट क्या होगा, एक ब्यूरेट होगी, ये कोनिकल फ्लास्क होगी और कुछ चेंजेस रिएक्शन हो रही होगी, किसकी प्रेजेंस में, इंडिकेटर की प्रेजेंस में। आप कहोगे सर इंडिकेटर यहाँ तो नहीं डाला, यहाँ इसलिए नहीं डाला, खुद रिएक्शन इंडिकेट कर रही है, कलर से क्या बना रही है, कलरलेस हो रही है। तो हमें खुद पता चल जाएगा कब रिएक्शन हो गया ये। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं है। रिडॉक्स मतलब, अच्छा तुम्हें शायद रिडॉक्स के कुछ पॉइंट नहीं आए होंगे कि सर थोड़ा सा डिटेल में बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको ये चीज़ कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जैसे सपोज़ करो
पहले बात तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बोला इंक्रीज कर रहा है, जैसे इंक्रीज कर रहा है ना ये, आप ये देखिए ये +2 से +3, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये क्या है, क्यों ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है रियल चार्ज, रियल मतलब जो हमें दिख रहा है, और इमेजनरी चार्ज जो नहीं दिख रहा। जैसे मैं आपसे पूछूं सोडियम क्लोराइड, आपसे मैं पूछूं कैल्शियम क्लोराइड, आपसे मैं पूछूं HCl कि इसमें क्या, ठीक है, इसमें मुझे चार्ज बताओ। और दूसरा एग्जाम्पल लूँ Na+, Cl-, OH-, इसमें चार्ज बताओ। देखो ये आंख से दिख रहा है प्लस का एक चार्ज, तो +1 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। Cl- मतलब कितना चार्ज है, -1 हो गया। OH- -1 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर की क्या डेफिनेशन, ये थी रियल चार्ज या इमेजनरी चार्ज, ठीक है, ठीक। NaCl इसमें दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा, मगर Na ने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया था ना, हाँ ठीक है, तो +1 इस पर हो गया, क्लोरीन पर -1 हो गया। तो यहाँ पर भी +1 चार्ज है, मगर ये क्या है, रियल चार्ज नहीं है, इमेजनरी चार्ज है। जैसे HCl है, तो HCl में कैसे बना हुआ है, H+Cl-, H ने एक अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट किया हुआ है, ऐसे समझ लो। वैसे यहाँ पे शेयर किया हुआ है, तो लेकिन एक तरह से एक इस पर कितना शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन, और इसने एक कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इसका रियल तो नहीं है, इमेजनरी चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो ये बस समझ सकते हो। लो फाइनली बच्चों अब हमारी यूनिट कौन सी आ गई है, 5 आ गई है, और बहुत ख़त्म होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों यूनिट 5 चरक मेडिकल क्लासेस, अब तक हमने 1.25 घंटे की क्लास हुई है, और उसमें यूनिट 1 पढ़ ली, 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली एंड 4 पढ़ ली। अब ये यूनिट 5 हमारी लास्ट है। अब इसके बाद एनालिसिस में अगर आप ये 1.5 घंटे 2 घंटे जितनी भी वीडियो होगी ये पढ़ लेते हैं, तो आपका 80 में से 70 to 75 मार्क्स का कंफर्म है आना, कंफर्म है एकदम आना, ठीक है। और इससे अलावा अगर 2-3 टॉपिक बचे हुए होंगे वो भी हम कवर करा देंगे। 2-3 टॉपिक हमने बेस्ट कंटेंट लिया है, और हमने देखा है कि पिछले 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और मोस्टली इसमें हमने कवर किए हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है। इसमें हर क्वेश्चन आपके बी फार्मा में रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन हमने, वही टॉपिक हमने कराए हैं, और नियर अबाउट सारी कंप्लीट एनालिसिस इसमें हमने करा दी है। अब जैसे आप कमेंट करोगे, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी होगा बी फार्मा फर्स्ट ईयर, या कोई से भी फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर, या डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जिसको भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हमें कमेंट कर सकता है, हम उसके ऊपर वीडियो प्रॉपर वे में बना देंगे, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अब हम एक बार यूनिट 5 देखते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब यूनिट 5 क्या है, यूनिट 5 है आपकी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अच्छा मुझे बताओ, हिंदी में बताओ, कंडक्शन क्या होता था? कंडक्शन क्या करंट से रिलेटेड है? ठीक है, मेटल की तार होती है, एल्युमिनियम की तार, सोने की तार, चांदी की तार, नॉर्मली एल्युमिनियम की तार, कॉपर की तार यूज़ कर रहे हैं, कॉपर की तार है या एल्युमिनियम की है, तो उसमें किसके एटम होंगे? एल्युमिनियम की तार है तो एल्युमिनियम के एटम। तो एटम के सपोज करो ये एक एटम है, बीच में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर हम इनको हीट करें तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से बाहर निकल जाते हैं, मतलब हम इनको हीट करें, इलेक्ट्रिक करंट दें तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो पूरे सपोज करो ये एक तार है, तो इसमें किसका फ्लो होता था? मेटेलिक, इसे बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। तो मेटल में किसका फ्लो होता था? मेटल में होता था, बताओ बच्चों, मेटल में होता था इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हमें करंट लगता था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो करंट आता था, तो वो था मेटेलिक कंडक्टर। यहाँ जो हम इस एनालिसिस में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कुछ केमिकल होंगे। सपोज करो ये NaCl केमिकल है, हमने ये वाटर में घोला, ठीक है, डिजोल्व किया, तो ये किस में टूटेगा? Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। तो प्लस माइनस ये आयंस की वजह से भी करंट हो सकता है ना, पॉजिटिव निगेटिव, अगर हम बैटरी वगैरह से बना दे प्रॉपर वे में, तो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है बच्चों। चलो एक मिनट बच्चों, ठीक है। अब देखो इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें कुछ पॉइंट है, देख लो। एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय मेजरिंग द चेंज इन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बीइंग टाइट्रेटेड।
देखो जो हमने पहले टाइट्रेशन की थी, जब हम ये टाइट्रेशन जो कर रहे थे हम ब्यूरेट में, कोनिकल फ्लास्क में, ये कैसे पता चल रही थी कब ख़त्म हो रही है? इसमें ना एंड पॉइंट आता था कलर से कलरलेस। अब मुझे बताओ, किसी का तो एंड पॉइंट आया 40 ml पर और किसी का आया 40.1। तो इसमें ना कंफर्म नहीं था। क्यों? क्योंकि कलर से हम एग्जैक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं इसमें एरर के चांस थे। अगर सपोज करो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाए जो एक इलेक्ट्रोड हो किसी भी तरीके से, और वो हमने एक सॉल्यूशन में डिप की और वहाँ पे उसने ये बता दिया कि कितना फ्लो हो रहा है आयंस का, मतलब कितने H+ आयंस कितने, क्लोरीन के आयंस कितने हैं, तो उससे एक अंडरस्टूड यहाँ पे कंडक्टिविटी मीटर हमने बना दिया और वो आयंस को उसने चेक कर लिया। तो वो एग्जैक्ट, अब साइंटिस्ट ने यह पता लगा लिया अगर 450 माइक्रोसीमेन पर सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट है किसकी, कंडक्टिविटी की, अगर इतने हैं तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम पे। सपोज करो HCl की रिएक्शन हो रही है NaOH से, और उसने बताया कि साइंटिस्ट ने एक बार हमें बता दिया कि जब उस सॉल्यूशन की, अब यहाँ पे कितनी है, मान लो यहाँ 400 है, यहाँ पे इसके NaOH की कितनी है कंडक्टिविटी है, 200 है, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो 450 माइक्रोसीमेन पर सेंटीमीटर अगर कंडक्टिविटी होगी तो वो उसका एंड पॉइंट होगा। तो इस तरह से, इस वजह से एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमारा ये मेथड रिसर्च किया गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू टाइट्रेशन विच शोज चेंजेस इन कंडक्टेंस एट द एंड पॉइंट। जो क्या शो करेगा? कंडक्टेंस शो करेगा कब? एंड पॉइंट पर। ठीक है, तो पर्टिकुलर जब भी एंड पॉइंट आएगा तो उसका पर्टिकुलर हम कंडक्टेंस चेक कर लेंगे। तो टाइप ऑफ कंडक्टीमेट्रिक टाइट्रेशन, तो कंडक्टीमेट्रिक टाइट्रेशन के कितने टाइप हैं? एक है एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक, एसिड बेस की जब रिएक्शन होगी उसमें कंडक्शन चेक करेंगे। रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, तो एक पर्टिकुलर आयन दूसरे आयंस को डिस्प्लेस करता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी। ठीक है, तो उसमें भी नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जिसमें पानी की जरूरत ना पड़े, नॉन एक्वस। रिडॉक्स टाइट्रेशन, जहाँ पर क्या हो, रिडक्शन हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन में भी कंडक्टिविटी चेक करेंगे, और कंडक्टिविटी अगर जो भी चेंजेस होंगे पर्टिकुलर हमें पता चल जाएगा एंड पॉइंट पे कि इस प्रोडक्ट की, सपोज करो HCl है और NaOH है, ठीक है, तो ये तो मैं एसिड बेस की बता रहा हूँ, तो NaCl बनता है, तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, ऐसे पता चल जाता है कि एंड पॉइंट कब है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मैंने बताया था, अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन, एक ब्यूरेट है, एक कोनिकल फ्लास्क है, इस तरह इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, इसमें NaCl मिलाया, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ एक तरह से, तो AgCl बना प्रेसिपिटेट, तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, हम कंडक्टिविटी मीटर से, ये जो कंडक्टिविटी मीटर से चेक किया, डिप किया, पता लगा लिया। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है। तो देखो पहला है एसिड और बेस के बीच में टाइट्रेशन। तो एसिड और बेस के बीच में टाइट्रेशन में कंडक्टिविटी हम कैसे चेक कर सकते हैं? आप एक प्रैक्टिकली नॉलेज ले, प्रैक्टिकली समझना थोड़ा सा। एसिड बेस टाइट्रेशन हो रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये कैसे आयंस में टूटेगा? H+ में, Cl- में। NaOH कैसे टूटेगा? Na+ में, OH- में। तो ये आयंस हो गए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आयंस हो गए। अब H+, Cl-, Na+, OH-, इनकी पर्टिकुलर कुछ कंडक्टिविटी होगी ना, आयंस का फ्लो। कंडक्टिविटी क्या है, जो हम कंडक्टेंस बोले, आयंस का फ्लो। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, कंडक्टेंस किसका उल्टा है? कंडक्टेंस कम होगा जितना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। उसको जितने, जैसे सपोज करो H+ है, Na+ है, तो ये H+, Na+ को हल्का सा रोकेगा, Na+ H+ को जाने से रोकेगा, कहाँ पे? निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फ्लो हो रहे होंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तरफ को जाएंगे ना, और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ को जाएंगे। हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो इसके फ्लो को ये आपस में टकराएंगे भी, है ना, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों उल्टे हैं एकदम। अब देख लो बच्चों, ये है कंडक्टेंस, ओके, ये है वॉल्यूम ऑफ NaOH, कितना मैंने ये बताया ना, ये इस तरह से मेजरमेंट है, ऊपर से कितना हमने क्या क्या लेना है, एक केमिकल यहाँ पे इसमें लेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है
हमारा टाइट्रेंट उसके बीच में। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस होगा क्या? क्यों? ये रिएक्शन शुरू हो रही है, यहाँ पर क्या क्या है, HCl है और NaOH है। तो H प्लस आयन है, Cl माइनस है, Na प्लस है, OH माइनस है, काफ़ी सारे आयन्स हैं। आयन्स फ्लो में इधर उधर भागेंगे तो इसका मतलब कंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये ऊपर से नीचे अब प्रोडक्ट बनता जा रहा है, ये आयन आपस में H प्लस OH माइनस से और Na प्लस Cl माइनस से, तो ये प्रोडक्ट हमारा NaCl बनता जा रहा है। तो NaCl बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे बना है, सपोज करो यहाँ प्रोडक्ट बना है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। तो हमें पता लग गया ना यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे कंडक्टिविटी कम हो रही है ना, कंडक्टेंस ये कम हो रहा है। ठीक है, अब बचे हुए भी तो OH माइनस बचे ना वे रिएक्ट में, तो अब धीरे धीरे वो कंडक्टेंस बढ़ रहा है। रेज इन कंडक्टेंस ड्यू टू एक्सेसिव OH माइनस। पहले ये प्रोडक्ट बन रहा था, फिर आयन से ये जो जा रहा है ये क्या हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, एक पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ लेते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम सेल पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी, उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। मतलब कि एक सपोज करो ये एक डब्बा है, इसमें कुछ आपने NaOH वगैरह डाला और 2 इलेक्ट्रोड लगा दी, तो Na प्लस OH माइनस, तो ये प्लस वाला तो निगेटिव की तरफ को जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ को जाएगा। तो करंट हम बैटरी बनाएं तो करंट एक बैटरी प्रॉपर वे में बन जाएगी। इसकी क्या, अच्छा आप जो जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी होती है तो वो कौन सी होती है, लिथियम बैटरी होती है ना। तो लिथियम कैसे टूटती है, ये Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसमें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन कौन सी बैटरी है ये आपको याद करनी है, कौन कौन सी सेल है। सॉरी, जिंक कॉपर की सेल होती है, निकल और सिल्वर की होती है, क्रोमियम और लेड की सेल होती है। तो हम नॉर्मली हैं जिंक और कॉपर की पढ़ेंगे अब। तो डायग्राम देख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अच्छा, एक ये बॉक्स है, डब्बा है, इसमें हमने लिया जिंक सल्फेट, ठीक है बच्चों, एक कॉपर सल्फेट लिया। अब हमने एक जिंक की रॉड बना दी, लगा दी, और एक कॉपर की रॉड। तो हमने जिंक सल्फेट में क्या आयंस होंगे, Zn2 प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस। इसमें क्या होंगे, Cu2 प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। तो Zn2 प्लस निगेटिव रॉड की तरफ जाएंगे, ये यहाँ पर है ना। उसी तरह कॉपर प्लस प्लस, ये कौन सी रॉड हो गई, कॉपर प्लस प्लस है और सल्फेट माइनस माइनस है। अगर ये इलेक्ट्रोड निगेटिव बन चुकी है तो ये पॉजिटिव बन चुकी है, तो ये सल्फेट के आयंस इधर जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन आ गए ना, इलेक्ट्रॉन का ऐसे इलेक्ट्रॉन का ये एमीटर है, इससे पता चल जाएगा करंट का। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के फिजिक्स में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा जो फ्लो होता है वो होता है करंट का फ्लो। तो करंट का फ्लो इस साइड में होगा। ठीक है, तो हमारी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रॉपर वे में बन जाएगी। रिएक्शन क्या है, Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जिंक है ना, तो जिंक से 2 प्लस में टूटे ये, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रॉन करके फ्लो हो गया। कॉपर ये 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस थे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये इधर भी तो 2, ये इधर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, ऐसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये यहाँ पे कंज्यूम कर लिए। जो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे ये वही इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये सर्कल एक तरह से बन जाएगा पूरा। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन। अब आप कैसे बताओगे कि सर यहीं पे ही निगेटिव लगाएंगे? हाँ बच्चों, कैसे, तो याद करना है आपको, लोन। ठीक है, तो लोन मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में O मतलब ऑक्सीडेशन होगा, A मतलब एनोड होगी, और N मतलब निगेटिव होगा। तो लेफ्ट साइड में O मतलब ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिंक से Zn प्लस प्लस में टूट रहा है, जिंक से Zn2 प्लस में टूट रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, यहाँ 2 हो रहा ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में लोन का क्या मतलब, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड है, ये रॉड होती है एनोड बच्चों, और ये होती है कैथोड, LOAN, N मतलब निगेटिव, इस पर निगेटिव है ना चार्ज, तो ये आपकी पूरा सेल बन गए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, और अपना प्रॉपर वे में पढ़ते रहो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बता सकते हो आप, कमेंट में आप लिख सकते हो कि सर ये वाला लेक्चर समझ में और अच्छे से बता दो, डिटेल में बता दो, या फिर जिस तरह अगर ये आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, ये हमारी रॉकेट सीरीज़ है, रॉकेट की तरह बहुत तेज़ी से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमने 1 शॉट में कंप्लीट किया हुआ है। तो फार्मास्यूटिकल जैसे 1 शॉट में किया, ऐसे ही हम इनऑर्गेनिक जिस भी सब्जेक्ट में आएगी आप कमेंट करके बताओगे तो हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चों।